हेलो लर्नर्स, वेलकम। मैं हूं प्रतीक्षा आचार्य। आप लोगों के लिए इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का कंप्लीट कोर्स लेकर आई हूं और ये आप देख सकते हैं धुरिना ऐप पर। आप प्ले स्टोर में जाकर धुरिना ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, वहां से भी आप धुरिना ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। चूँकि एक पेड कोर्स है तो आज की जो क्लास है, आज का जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए फ्री है और इस क्लास में हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी कि पर्यावरण अध्ययन का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए, आपको पता लग जाए कि हम इस कोर्स में क्या क्या पढ़ेंगे और आप इस कोर्स को ख़रीदें या नहीं ख़रीदें, इसका जो कन्फ्यूज़न है वो भी दूर हो जाए और आपको इनके टॉपिक से पता चल जाए कि आपके एग्ज़ाम में वो चीज़ें आएंगी या नहीं आएंगी, यानी कि आपके लिए रिलेवेंट है या नहीं है। तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न आज आपको ये दूर होने वाले हैं क्योंकि हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। और किस चीज़ का? पर्यावरण अध्ययन का। पर्यावरण अध्ययन जो है वो कई सारे विषयों को मिलाकर बनाया गया है। उसमें आप हिस्ट्री भी पढ़ते हो, ज्योग्राफी भी पढ़ते हो, पॉलिटी भी पढ़ते हो, साइंस के जो सब्जेक्ट हैं वो भी पढ़ते हो। तो इन सब का जो कॉम्बिनेशन है वही इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, ठीक है। और हमने इसको इस तरह से बांटा है, जो इसका सिलेबस है कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिससे कि आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकें, पढ़ सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें, ठीक है। आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपी टेट का दे रहे हो, एच टेट का दे रहे हो, किसी भी स्टेट लेवल का दे रहे हो, तो आप जानते होंगे कि जो पेपर 1 है उसमें इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का पूरा एक पार्ट आता है, 30 क्वेश्चंस आते हैं और आपके लिए इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का पढ़ना कितना ज़रूरी है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए और अदर एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए ये कोर्स आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण अध्ययन। क्या होता है पर्यावरण अध्ययन? तो अध्ययन का मतलब होता है स्टडी करना, किसी के बारे में जानना। और किसके बारे में हमें जानना है? अपने पर्यावरण के। पर्यावरण क्या होता है? जैसा कि आप जब भी पर्यावरण पढ़ते हो तो आप हमेशा स्टार्टिंग में यही पढ़ते हो कि परि धन आवरण, यानी कि पर्यावरण को 2 शब्दों में बांटा गया है। पहला होता है परि और दूसरा होता है आवरण। परि का अर्थ क्या होता है? परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घेरे हुए, यानी कि जो चीज़ आपको चारों ओर से घेरे हुए है वो पर्यावरण है। और हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ना, उनके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाया जाता है? पर्यावरण अध्ययन। इसको हमने जैसा कि बताया सिलेबस को कई पार्ट्स में डिवाइड किया है और एक एक टॉपिक, एक एक पार्ट को कंप्लीट करते हुए हम इस सिलेबस को, इस कोर्स को पूरा करेंगे। कैसे? तो सबसे पहले बात आ रही है पर्यावरण की, तो मैंने सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? नंबर 1 पॉइंट दिया है पर्यावरण को, तो हम इसमें पढ़ेंगे पर्यावरण। पर्यावरण का अर्थ और परिभाषा। पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा हम पढ़ेंगे, ठीक है। पर्यावरण के घटक हम पढ़ेंगे। पर्यावरण किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? तो जैसे ये आपका पर्यावरण है जिससे आप चारों तरफ से घिरे हो। किन किन चीज़ों से आप चारों तरफ से घिरे हो? आप स्थल से घिरे हो, ठीक है, तो वो हो गया स्थल मंडल, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी धरती है, उस पर कितना परसेंट स्थल है? 29%। तो ये हमारा जो पार्ट है इसको हमने स्थल मंडल नाम दिया है। साथ ही किससे घिरे हो? जल से घिरे हो, तो इसको हमने दे दिया जल मंडल। कितना परसेंट है? 71%। बाकी वायु है, यानी कि कई सारी गैसेस हैं हमारे वायुमंडल में, तो उसको हमने नाम दे दिया वायुमंडल। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में हम पर्यावरण टॉपिक के अंदर ही पढ़ेंगे, एक एक करके चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, जैसा कि मैंने आपको बोला। और आप बहुत बड़ी गलती करते हो, काफ़ी लोगों को मैंने पढ़ते हुए देखा है कि पहले वो पर्यावरण की परिभाषा पढ़ ली, फिर किसी और टॉपिक पर पहुंच गए, फिर किसी और टॉपिक पर पहुंच गए और वो मिक्स हो जाता है। तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो कि उस समय तो याद रहता है लेकिन एग्ज़ाम टाइम में बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, या फिर वो चीज़ें आपको याद नहीं रहती है। अगर आप इस तरह से पढ़ोगे, आप अपने सिलेबस को स्टेप बाय स्टेप
बांट लोगे कि हमें पहले क्या पढ़ना है उसके बाद क्या पढ़ना है, तो आप हमेशा उस चीज़ को ध्यान रखोगे। ठीक है, तो हम पर्यावरण के अंदर ही ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल। और ये सारी चीज़ें हमारा किस सब्जेक्ट को कवर कर रही हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारा ज्योग्राफी जो है यानी कि भूगोल जो है उसको कवर करती हैं। जैसा कि मैंने कहा इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में हम कई सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, तो ये सारा जो एरिया है, ये जो सारा पार्ट है वो हमारा ज्योग्राफी का जो पार्ट है, जिसमें आप पर्वतों के बारे में पढ़ोगे, शैल के बारे में पढ़ोगे, और भी जो स्थल से रिलेटेड चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ोगे। वायुमंडल में वायु में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी गैस होती हैं, इन चीज़ों के बारे में पढ़ोगे। और जलमंडल में जल, नदियों से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो पढ़ोगे। ठीक है, आपको इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट हैं, फोकस जिन पर हम ज़्यादा करेंगे वो सब चीज़ें आपको लिखवा रहे हैं, और उसके अंदर और जो सब पॉइंट्स होते हैं वो भी आपको पढ़ाए जाएंगे। तो ये आप मत सोचिएगा कि नहीं पढ़ाया जाएगा। वायु, जल और स्थल से संबंधित जितनी भी चीज़ें होंगी वो आपको इस कोर्स में कंप्लीट करवाई जाएंगी। जब हम पर्यावरण के जल, वायु और स्थल मंडल को पढ़ लेते हैं तो हमारे पर्यावरण में हमें कई सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। ये सारी चीज़ मिलेंगी तो कुछ समस्याएं भी होंगी। समस्या क्या होती है? समस्या, सबसे बड़ी समस्या है हमारे पृथ्वी पर वो है प्रदूषण। ठीक है, प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है, तो हम प्रदूषण पढ़ेंगे। प्रदूषण में कौन कौन सी समस्याएं, कौन कौन से प्रदूषण आ जाते हैं? मृदा प्रदूषण आ जाता है, ठीक है, जल प्रदूषण आ जाता है, वायु प्रदूषण आ जाता है, और भी ध्वनि प्रदूषण है, और भी जितने भी प्रदूषण हैं वो हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। जब प्रदूषण हो गया, पर्यावरण दूषित हो रहा है, तो उसको सही करने के लिए हम कुछ संगठन करेंगे। ठीक है, कुछ समितियां बनाएंगे, कुछ संगठन बनाएंगे, कुछ समितियां बनाएंगे, कुछ सम्मेलन करेंगे। तो ये सारे टॉपिक हम पर्यावरण के अंदर ही पढ़ने वाले हैं। पहले ये नहीं है कि पहले आपको थोड़ा सा पर्यावरण पढ़ा के फिर हम जैविक घटक या पारिस्थितिकी तंत्र पे आ जाएंगे। पहले जो भी चीज़ पर्यावरण से संबंधित है पहले उन पॉइंट्स को, उन टॉपिक्स को कवर करेंगे, फिर बाद में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। जब संगठन, समितियां, सम्मेलन, इस तरह की चीज़ें होंगी तो कुछ महत्वपूर्ण दिवस भी बनाए जाएंगे, महत्वपूर्ण दिवस भी बनाए जाएंगे जो कि पर्यावरण से संबंधित होंगे, जिससे कि हर साल जागरूकता फैलाई जा सके, लोगों को याद रहे कि पर्यावरण को हमें बचाना है, कितना ज़रूरी हमारे लिए पर्यावरण है। तो महत्वपूर्ण दिवस पढ़ेंगे और आप देखोगे यहाँ पर ये हमारा जो पर्यावरण है वो टॉपिक कंप्लीट होगा। तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। तो ये सिर्फ हमारा पहला पॉइंट है पर्यावरण का। फिर उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट जिसे हम कहेंगे जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता, जैव विविधता में आप क्या पढ़ोगे? जैव विविधता का अर्थ और परिभाषा तो आप सभी की पढ़ोगे कि क्या होता है। तो अर्थ और परिभाषा आप पर्यावरण की भी पढ़ोगे, जैव विविधता की भी पढ़ोगे। ठीक है, इसमें जैव विविधता में और क्या क्या चीज़ें आएंगी? जैव विविधता में क्या होता है पहले मैं आपको समझा देती हूँ थोड़ा सा, फिर हम जब भी टॉपिक पढ़ेंगे और डिटेल में समझेंगे। जैव यानी कि जीव, और विविधता माने प्रकार, यानी एक ही एरिया में एक ही जीव के कितने प्रजातियां पाई जाती हैं, उन सभी का जो अध्ययन है वो जैव विविधता कहलाया जाता है। जैव विविधता में एक जीव की कई सारी प्रजातियां होंगी। ठीक है, अब प्रजातियां हैं तो कुछ समस्याएं भी होंगी। समस्या जैसे संकटग्रस्त प्रजातियां, ये आप सिलेबस लिख सकते हैं, ये आप सिलेबस लिख सकते हैं, और इसी के आधार पर अगर आप तैयारी करेंगे तो यकीन मानिए कि आपका एक एक टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा और अच्छे से आपको समझते चले जाओगे आप, और कुछ भी मिक्स नहीं होगा। तो समस्याएं आएंगी, अर्थ के बाद
जिसमें संकटग्रस्त प्रजातियां आएंगी। अब जब समस्या है तो उसका सॉल्यूशन भी निकाला जाएगा। तो उसके लिए कुछ नियम कानून बनाए जाएंगे। तो नियम अधिनियम या कानून अधिनियम ये सब हम जैव विविधता में ही पढ़ने वाले हैं। नियम अधिनियम बन जाएंगे, ठीक है। तो फिर उनको बचाने के लिए क्या बनेंगे? वन्य अभयारण्य, ठीक है। और क्या बनेंगे? वन अभयारण्य बनाए जाएंगे, जिससे कि जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, तो बहुत सारी प्रजातियां ऐसे हैं, बहुत सारे जानवरों की, बहुत सारे पौधों पेड़ की, के आज भी कुछ बची हैं और कुछ ऐसी हैं जो आज भी बिल्कुल भी नहीं बची हैं। तो जो बची हैं उनको कैसे बचाया जाए, तो उस समस्या का समाधान हम जैव विविधता के अंदर करेंगे। वन्य अभयारण्य बनाए जाएंगे और क्या? राष्ट्रीय उद्यान। और क्या बनाए जाते हैं? राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सारे टॉपिक हम किस में कवर करने वाले हैं? तो ये सारे टॉपिक हम जैव विविधता के अंदर कवर करने वाले हैं, ठीक है। अर्थ समस्या, जिसमें संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में जितना भी विवरण होगा वो आपको दिया जाएगा। जो भी अधिनियम बने हैं पर्यावरण को बचाने के, जैव विविधता के लिए, वो सारे बताए जाएंगे। वन्य अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, कौन कौन से हैं, जो भी इम्पोर्टेंट है, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। इसके बाद हमारा तीसरा जो पॉइंट आता है, तो मुझे ये डिलीट करना पड़ेगा, आप इसको ज़रूर लिखें, आपके लिए ही बहुत फ़ायदा होगा सिलेबस को ही लिखने से, कि आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर हमें पढ़ना क्या है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर यही नहीं पता होगा कि पढ़ना क्या है तो आप पढ़ते चले जाइए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मंजिल का पता होना ज़रूरी है रास्ते पे, अगर आप किसी पर चल रही हो तो तीसरा हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी या फिर इसको पारिस्थितिकी तंत्र भी कहते हैं, इकोसिस्टम या इकोलॉजी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत छोटा सा अंतर होता है पारितंत्र और पारिस्थितिकी तंत्र में, जब पढ़ाएंगे तब मैं आपको बताऊंगी। तो पारिस्थितिकी तंत्र एक एरिया में जो जीव हैं वो कैसे सर्वाइव करते हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। पारितंत्र और पारिस्थितिकी तंत्र में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम इसका अर्थ और परिभाषा तो पढ़ेंगे ही, तो अर्थ और परिभाषा सबकी पढ़ने वाले हैं, डेफिनेशन हम, ठीक है। और किसने इन शब्दों की उत्पत्ति की, किसने ये नाम दिया, जैव विविधता कैसे नाम आया, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझाई जाएंगी। फिर उसके बाद हमारा जो पॉइंट आएगा पारितंत्र में, इसमें ही आएगा इसके घटक, जो हम पर्यावरण में पढ़ चुके होंगे, नॉलेज के लिए आपको दे दिया जाएगा। तो इसके घटक जो होते हैं जैविक और अजैविक घटक, उसके बारे में भी आपको दोबारा से समझा दिया जाएगा, ठीक है। जैविक और अजैविक पढ़ने के बाद हम इसमें जो थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला। कैसे जीव एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जैविक और अजैविक के बीच में कैसे संबंध होता है, जैविक जैविक का संबंध कैसे होता है, जैविक का अजैविक के साथ कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला हम पढ़ने वाले हैं। इसमें कुछ बायोसाइकिल्स आ जाएंगी, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन चक्र साइकिल, तो बहुत सारी ऐसी साइकिल्स हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो बायोसाइकिल्स हम इसमें पढ़ेंगे, बायोचक्र, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल और भी साइकिल्स हैं वो इसमें पॉइंट में शामिल हो जाएंगी। तो ये हमारा टॉपिक था पारितंत्र और पारिस्थितिकी तंत्र का। इसके बाद हमने कुछ चीज़ें ली हैं जो आपके टेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जो चीज़ आपके स्टेट लेवल की और एनसीईआरटी की बुक्स में आपको पढ़ने को मिलेगी, जैसे परिवार, परिवार एवं मित्र, ये हमारा फोर्थ पॉइंट होगा जब हम इन तीनों चीज़ों को कंप्लीट कर चुके होंगे। फोर्थ पॉइंट परिवार एवं मित्र होगा।
5th पॉइंट हमारा होगा विज्ञान का। विज्ञान में जैसे कि तरंग क्या होता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस जो होते हैं, और भी जितने पॉइंट्स हैं जल से रिलेटेड, इसी में भोजन आ जाएगा, इसी में रोग आ जाएंगे, इसी में हमारा विटामिन आ जाएगा विज्ञान में ही, ठीक है। भोजन, रोग, विटामिन और भी जो चीज़ें होती हैं वो सारी विज्ञान के अंतर्गत आएंगी। जो भी आपके बुक में और आपके सिलेबस में विज्ञान में टॉपिक दे रखे हैं वो सारे हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे हमने एनवायरनमेंट में पहले खाद्य श्रृंखला पढ़ ली या खाद्य जाल पढ़ लिया, ये हो सकता है, लेकिन पॉइंट ये ही रहेगा, पहले 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, देन 4, देन 5 और देन फिर 6 पे हम पहुंचेंगे। 6 में हम पढ़ेंगे हमारी भारतीय विविधता। भारतीय विविधता मैंने इसको नाम दे दिया है पूरा, जिसमें आपका क्या आ जाएगा, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। ये आपने देखा होगा टॉपिक आपके NCERT और SCERT में, और क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं आते हैं, 1-2 आते हैं कभी कभी, तो पढ़ना तो ज़रूरी है कि कब कौन सा क्वेश्चन आ जाए हमें नहीं पता है। इसमें ही आश्रय आ जाएगा, इसमें ही भाषाएं आ जाएंगी, इसी में ही लोक नृत्य आ जाएंगे, ठीक है, इसी में ही खेल कूद आ जाएगा, और इसी में ही हमने लिया है नृत्य, त्योहार, सॉरी नृत्य तो हो गया, त्योहार। और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा पार्ट हिस्ट्री का, इतिहास का, और थोड़ा सा पार्ट पॉलिटी का, यानी कि नागरिक शास्त्र का। बहुत ज़्यादा नहीं आता है, बहुत थोड़ा थोड़ा ही आता है। जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है साइंस का। आप हमेशा इसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा देखोगे आपके एग्ज़ाम में, और बाकी का जो क्वेश्चन जो पार्ट आता है वो आता है इन तीनों का, पर्यावरण, पारितंत्र और जैव विविधता से संबंधित। तो यहाँ पर आपका पूरा सिलेबस एंड होगा, लेकिन अगर आप टीचर एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये सिलेबस यहाँ पर एंड नहीं होता है। इसमें आपका एक और जो 7 टॉपिक होगा वो जुड़ेगा, तो क्लियर करना पड़ेगा मुझे इसके लिए, यहाँ तक ही। तो जो 7 टॉपिक होगा वो होगा हमारा पेडागोजी का। पेडागोजी के बिना अधूरा है EVS। अगर आप CTET का एग्ज़ाम दे रहे हो, बाकी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन CTET के एग्ज़ाम में 15 मार्क्स का सिर्फ पेडागोजी आता है, तो हम शिक्षण शास्त्र हम 7th नंबर पर पढ़ेंगे। जब हमारा ये पूरा EVS का सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा, तब पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, जिसमें हम महत्व पढ़ेंगे, उपागम पढ़ेंगे, क्या क्या उपागम होते हैं, कौन कौन सी विधियां होती हैं, क्यों ये शिक्षण शास्त्र जरूरी है पढ़ना, क्यों बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम पेडागोजी के पार्ट में पढ़ेंगे। तो आप खुद देख लोगे कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस है, लग रहा है आपको, बहुत जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा, बहुत टाइम नहीं लगेगा, और एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो और मुझे पढ़ाने में। तो इसी के साथ मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आपको पता चल गया होगा कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिलेबस, ये जो कोर्स है वो महत्वपूर्ण है या नहीं है। अगर है तो आप धुरिना ऐप पर इसे ज़रूर पढ़ें और ऐप को डाउनलोड कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी के लिए इतना ही। कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगी, आप कमेंट में ज़रूर लिखें, और इसके अलावा अगर कुछ रह जाता है तो आपको टाइम दिया जाएगा, आपकी जो क्वेरीज़ हैं उनको ध्यान में रखकर उसको भी हम ज़रूर पढ़ाएंगे। पूरा सिलेबस कंप्लीट ज़रूर होगा, आपका कुछ भी अधूरा नहीं रहेगा। तो इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।